सबसे पहला सवाल यही रहेगा, क्योंकि हम ताज नगरी में है, मोहब्बत नगरी में है और एक पर्यटन नगरी के नाम से मशहूर है आगरा। तो अगर हम बात करें ताजमहल के अलावा, क्योंकि हम देखें कि लाखों लोग आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, लेकिन आगरा में ताजमहल के अलावा और कुछ ऐसा खास नहीं है जिसके लिए सैलानी यहां आए। इसके लिए कोई रोड मैप है या कुछ और पर्यटक इको टूरिज्म बढ़ाना या कुछ और चीजों पर आप फोकस कर रहे हैं? पहले तो आगरा की इस ऐतिहासिक धरती पर जी न्यूज़ का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और यहाँ के दर्शकों को भी बहुत बहुत प्रणाम, मेरा नमस्कार। पर्यटन की दृष्टि से किसी भी प्रदेश या किसी भी स्थल को आकर्षक करने के लिए और लोगों को आवागमन के लिए सुगम बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है तो उस स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर बहुत साफ सुथरा हो, मजबूत हो। 17 से पहले के यहाँ सारे बैठे हुए लोग, चैनल को देखने वाले लोग, पूरा प्रदेश जानता है कि 17 से पहले कि कानून का राज की व्यवस्था में क्या स्थितियाँ थी और आज वर्तमान में 5.5 साल योगी राज आने के बाद जो स्थितियाँ हैं, मैं समझता हूँ ज़मीन और आसमान का फर्क है। उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में आज एक वातावरण बना है ताकि पर्यटक बिना किसी खौफ के, बिना किसी खतरे के मन बना रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी स्थल पर जाकर आसानी से पर्यटक के रूप में विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक स्थलों का पर्यटक के रूप में अवलोकन कर पाएँ। इसके लिए सरकार ने भी तमाम व्यवस्थाओं के साथ साथ पहली शुरुआत यहाँ से करी कि हम लोग पहला प्रयास करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ रोड कनेक्टिविटी देने का। आज हम लोग जितने भी हमारे पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थल हैं, उन सबको कनेक्टिविटी देने की शीर्ष प्राथमिकता पर हम काम कर रहे हैं। बाई रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं, बाई एयर कनेक्टिविटी दे रहे हैं और बाई वाटर कनेक्टिविटी दे रहे हैं। और ख़ास रूप से आगरा के बारे में बताना चाहूँगा कि हेलीपोर्ट की नई सेवा हमने शुरू करने का काम किया PPP के आधार पर। और आज जानकर आगरा वासियों को, प्रदेश वासियों को खुशी होगी कि आगरा को बाई हेलीपोर्ट जोड़ने का काम टेंडरिंग हो गई है। इसी अभी मुझे लगता है 15 दिन के अंदर यहाँ का फाइनल होने जा रहा है। वो एक हेलीपोर्ट यहाँ बनने जा रहा है जिसमें 5 से 10 हेलीकॉप्टर सदैव यहाँ से आवागमन के लिए, प्रदेश भर के और देश भर के भ्रमण के लिए, आम पर्यटक के लिए उपलब्ध रहने का काम होगा। एक हेलीपोर्ट बना है यहाँ आगरा की धरती पर, यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे, और इसी प्रकार से एक हेलीपोर्ट अभी दूसरा जो फाइनल अंतिम स्टेज पर हमने किया है वो है गोवर्धन में। इस तरह के 6 हेलीपोर्ट हमने प्रदेश को दिए हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग देने का काम कर रहे हैं, जिनमें से कुशीनगर का हम लोग हैंडओवर कर चुके हैं, माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों के द्वारा संचालित शुरू हो चुका है। लखनऊ का हमारा है, वाराणसी चालू है। हम शीघ्र ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट 24 में आम जनता के लिए खोलने का काम कर देंगे। ये कनेक्टिविटी हम लोगों ने प्रदेश को दी है। इसके साथ ही जब हम आगरा की बात करते हैं तो आगरा शानदार और जानदार ऐसा स्थल है जहाँ दुनिया का 7वां आश्चर्य ताजमहल के रूप में विद्यमान है, जहाँ हजारों नहीं लाखों के पर्यटकों की संख्या प्रतिदिन यहाँ आती है। और उसके साथ ही आगरा का मशहूर किला, हम लोग जिसको बहुत ऐतिहासिक किला कह सकते हैं, वो आगरा में है। और यही आगरा में नहीं है, हम लोग एक से एक मंदिर के साथ बटेश्वर को नहीं भूलना चाहिए। महादेव शंकर जी का एक अलौकिक स्थान आगरा में है और उससे भी ज़्यादा बेहतर वो बटेश्वर जहाँ आदरणीय अटल जी की जन्मस्थली है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे सर्वमान्य नेता हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी के कर्णधार थे, उनकी जन्मस्थली बटेश्वर में है। वहाँ एक सौरीपुर तीर्थ स्थल भी बटेश्वर में है, उसको भी पूरी तरह विकसित करने का, सजो के, संभाल के, अलौकिक स्वरूप देने के लिए 50 करोड़ रुपए हम लोग अब तक अभी स्वीकृत किए हैं। और आने वाले समय में जितनी भी आवश्यकता होगी, जितने का प्रोजेक्ट होगा, उसको बटेश्वर को भी भव्य दिव्य बनाने का सर, मेरे सहयोगी भी अजीत जी आपसे सवाल पूछेंगे, मैं इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ। आपने जिक्र किया कि हवाई सेवाओं को आप बेहतर करने की बात करें, लेकिन पहले तो चर्चाएं थी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा आगरा के अंदर, लेकिन नहीं बन पाया। चलिए, आप जेवर एयरपोर्ट की तैयारी हो रही है, लेकिन अगर यहाँ, क्योंकि कोई सिविल टर्मिनल नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी चाहते हैं कि सिविल टर्मिनल बन जाए, जो खेरैया हवाई अड्डा है, तो उस पर कोई काम नहीं है। प्लानिंग है लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। एक आपने बात कही कि देखिए बहुत चीजें हैं आपने, और इसके अलावा दूसरा एक म्यूजियम था, वो समाजवादी पार्टी सरकार में उसका म्यूजियम जो आगरा ताजमहल के पास है वो अधूरा पड़ा है, धूल फांक रहा है,
करोड़ों की बिल्डिंग वहां बताया जा रहा है कि म्यूजियम तैयार, वो भी अधूरा पड़ा है। तो ये कुछ इन बिंदुओं पर भी काम कर सकते तो सैलानियों की संख्या और बढ़ जा सकती है और ताजमहल के अलावा और भी चीजें यहाँ देख सकते हैं। लेकिन बीच में आप छोड़ गए। हमने जो हेलीपोर्ट दिया है, ये इतना ही कनेक्टिविटी अच्छी बनाएगा कि वो आगरा का सुबह शाम भ्रमण किसी को करना है, छुट्टियों के दिन कोई सैलानी भ्रमण करना है, हेलीकॉप्टर कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि इस हेलीपोर्ट के द्वारा आसानी से 10 मिनट में जेर एयरपोर्ट पर जा करके कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें पकड़ सकेगा। और बहुत दिन दूर नहीं, बहुत सालें दूर नहीं कि बहुत शीघ्र आगरा से मथुरा तक का एनसीआर में शामिल हो जाएगा। तो जेवर एयरपोर्ट आगरा में लोकल मान के चलिए आप, यहाँ से मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे की कनेक्टिविटी हो जाएगी। और एक और बेहद खुशी की बात आपको बता दूं, हम लोग जो अभी दिल्ली जा रहे हैं तो हमारा यमुना एक्सप्रेस वे पे क्रॉस करता है ईस्टर्न पेरीफेरल वे, लेकिन उस पर कनेक्टिविटी अब तक नहीं थी। एक बेहद खुशी की बात बता रहा हूँ, अभी हम लोगों ने इसी कैबिनेट में चीफ सेक्रेटरी से बात करी, माननीय केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री से बात करके आपकी कनेक्टिविटी जुड़ने की स्वीकृत हो गई है। यमुना एक्सप्रेस वे डायरेक्ट ईस्टर्न पेरीफेरल वे को जोड़ेगा, जो डायरेक्ट आपका अप्रोच सीधा मेरठ से और पूरा दिल्ली और हरियाणा तक हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जेर एयरपोर्ट भी बेहतर कनेक्टिविटी के साथ आपसे आगरा के साथ जुड़ जाएगा। लखीमपुर खीरी में आज चुनाव हुआ, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि बीजेपी जीत गई, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी ये कह रही कि बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत रही है। कुछ तो कहना चाहिए ना, अच्छी बात है कुछ कह रहे हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों पर लगातार अपने समर्थन का अनुमोदन करती जा रही है, लगातार ठप्पा हमारी नीतियों पर लगा रही है। और उसी का परिणाम है कि हम 2014 से लेके 2014, 2017, 2019, 2022 और इसके साथ साथ पंचायत चुनाव, सहकारिता के चुनाव, नगर निगम और स्थायी निकाय के चुनाव, सारे चुनाव में बहुत बेहतर परफॉर्म करके और एक नया कीर्तिमान बना के, एक यहाँ लंबे समय से 37 साल से एक सूखा था कि कोई भी सरकार लगातार दूसरी बार पदासीन नहीं हो रही थी। हम बधाई देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को, आभार प्रकट करना चाहते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीतियों पर, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के कार्यशैली पर, उनकी कार्यों पर ठप्पा लगा के प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में उस मिथक को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी को सरकार बनाने का मौका दिया। और आज उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हो रहे हैं, ये जनता के हम कृतज्ञता आभारी हैं कि निश्चित रूप से हमारा प्रचंड बहुमत वो देने का काम कर रही है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह हमारी नीतियाँ, रीतियाँ और कार्यशैली, और खासतौर से बाबा जी का बुलडोजर, जिस प्रकार से गुंडई के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करते हुए आदरणीय योगी जी का जो अभियान चल रहा है, उसको जनता का पूरा अप्रूवल, पूरा ठप्पा, पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। अखिलेश जी तो ये कह रहे थे कि यादव और मुस्लिमों का वोट आप लोगों ने कटवा दिया, कंप्लेन किया, आप चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा, उन्होंने अपने सारे जिला अध्यक्षों से एक जवाब मांगा है कि किसके किसके वोट कहाँ से काटे गए। तो वो तो कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है। सही बात तो यह है कि धोखे में जब उनकी अपना एक अधिवेशन हुआ, उसमें आयोग पर सीधा आरोप उन्होंने लगाया था, आयोग ने उन्हें नोटिस पकड़ा दिया है, उसका उन्हें जवाब देना है। तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नाचे, वो काम वो कर रहे हैं। निश्चित रूप से अब उन पर कुछ बचा नहीं है इस तरह के आरोपों के अलावा। तो बहुत संकीर्णता के साथ, बहुत छोटी छोटी बातों को लोग इस तरह के मिथ्या आरोप लगाना, मैं समझता हूँ जनता स्वीकार नहीं करेगी, इससे जनता और चढ़ेगी। यह सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या या लोकतंत्र का मजाक जैसा बनाने का है, इसको आम जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। सर, चुनाव की चर्चा शुरू हो गई तो चुनाव पे ही मैं बात करता हूँ। मैनपुरी, क्योंकि मैनपुरी माना जाता है कि आपने तिलिस्म तोड़ा 2022 में, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, लेकिन फिर मैनपुरी बुला रहा है चुनाव में, क्योंकि मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होना है, फिर रामपुर उपचुनाव भी होना है। तैयार हैं आप लोग? मान लीजिए अभी हालांकि चर्चा नहीं है आपके नाम की, लेकिन पार्टी आपको ही मौका दे दे, अगर पार्टी ने मौका भी नहीं दिया तो आपको तो जिताने के लिए बड़ी जिम्मेदारी होगी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव। मैनपुरी में कमल लड़ेगा और कमल जीतेगा। मैनपुरी में इतिहास बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे सारे। वो नेताजी की सीट है। नेताजी की सीट तो हमारे बगल की अभी अखिलेश जी है, बगल से, वहीं से एमएलए, जहाँ से मैं मैनपुरी से हूँ, बगल की सीट से अखिलेश जी एमएलए है। लेकिन सारे मिथक टूटेंगे,
सारे पुराने इतिहास बदलेंगे और निश्चित रूप से इस बार प्रचंड बहुमत के साथ मैनपुरी की लोकसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान को खिलाने का काम निश्चित रूप से करेगी। लेकिन बीजेपी इस बार अपना ट्रेंड बदल रही है। पहले बीजेपी कई सारे जो मिथक थी उसको तोड़ती थी, टोपी लगाने से परहेज करती थी। इस बार आप लोगों का स्थानीय निकाय चुनाव में पसमानदा मुस्लिम क्यों निशाने पर है, उसको लेकर आप पसमानदा सम्मेलन कर रहे हैं, बाकायदा अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। तो क्या 2024 का सेमीफाइनल है? देखिए, सही बात तो यह है कि हर वर्ग धर्म के लोगों का व्यापक जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 3 तलाक का कानून बनने के बाद जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के 22 के चुनाव में मुस्लिम भाइयों के महिलाओं का समर्थन, परिवार की दीवारें तोड़ते हुए, मर्यादाएं तोड़ते हुए, परिवार में कलह भले ही हुई लेकिन तमाम महिलाओं का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला और वोट के रूप में हमें समर्थन मिला। हमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम का वोट नहीं मिल रहा। अब व्यापक रूप से जो हमारे तमाम कार्य हैं, तमाम निर्णय हैं, तमाम जो देश हित, लोक हित के और जन कल्याणकारी योजनाएं, उनको लेकर के लोग प्रभावित हैं। और मुस्लिम समाज हो या अल्पसंख्यक अन्य समाज हो, मुझे लगता है हर समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और समर्थन जब हमें मिल रहा है तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं और आने वाले चुनाव में उनका योगदान भी बढ़ेगा, उनकी उपस्थिति भी बढ़ेगी। पहले तो टिकट भी नहीं देते थे, अब तो पूरा बकायदा सम्मेलन कर रहे हैं आप लोग। क्यों नहीं करना चाहिए? चेंज किया है, बिल्कुल पॉलिसी कोई चेंज नहीं। अब तो हर सर्व समाज, सर्व सबका साथ, सबका विकास, इसी नीति पर हम चल रहे हैं और निश्चित रूप से चलते रहेंगे पूरे देश में। आज भी आप ये जो सीट हम लोग जीते हैं लखीमपुर वाली, 53 पॉइंट समथिंग हमें मिला है मतदान, मतलब एवं 50% से ऊपर समर्थन हमारे साथ है पूरे प्रदेश का। और बाकी में सब, चाहे बसपा हो, सपा हो, अन्य दल हो, छुटर पुटर रहेंगे, लेकिन मोर देन हाफ में हम अकेले होंगे और बाकी में बंटवारा होगा। जयवीर जी, क्योंकि हमारी बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, पर्यटन नगरी में है और देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं, हम आएंगे बीच से। अगर आपके कोई सुझाव हो पर्यटन के हिसाब से, क्योंकि बहुत से लोग आपको सुझाव भी देना चाहते हैं कि पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, उनके भी सुझाव हम इसमें शामिल करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी सर, बताइए आप क्या सुझाव देंगे मंत्री जी को? सर, मेरा नाम गोपाल गुप्ता, मैं गुप्ता SC ओवरसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। यहाँ जूते का और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट करता हूँ। आपने सर जिक्र किया मंत्री महोदय जी ताजमहल और बटेश्वर। मैं ताजमहल में कहता हूँ कि यहाँ पर बंदरों का इतना आतंक है, काला धब्बा लग चुका है, कई विदेशी सैलानियों को बंदर काट चुके हैं। इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, बटेश्वर का आपने जिक्र किया, बटेश्वर को क्या आप पुष्कर जैसा मेले की रूप दे सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर जानवरों का जो मेला लगता है और बटेश्वर का जो पर्यटक उद्योग है वो बढ़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात सर चक डैम बहुत ज़रूरी है आगरा में। अगर आप जल से कोई कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, जल से और चक डैम से सभी आम जनता को फ़ायदा पहुंचना है, उसमें गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा विश्वास पैदा होगा अगर चक डैम बन जाए। बहुत ज़रूरी है आगरा के लिए सर। और किसी का कोई सवाल हो, मंत्री जी को कोई सुझाव देना चाहते हैं पर्यटन पहले आपका जवाब हम दे देते हैं। चलिए अभी आएंगे, हम हमारे सहयोगी लगातार बटेश्वर में मुझे लगता है इस समय मेला की शुरुआत हो गई है, होने वाली है। लाखों के तादाद में तमाम स्टेट के लोग, जानवरों का मेला अलग लगता है, फिर अलग अलग मेले कई प्रारूप में वहाँ लगते हैं जिला पंचायत के द्वारा। मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। और वहाँ पर जो लाखों की तादाद में पर्यटक और व्यापारी आता है, उससे निश्चित रूप से रेवेन्यू भी मिलता है जिले को, और उससे प्रदेश को, जिले को रेवेन्यू हमेशा पर्यटक से मिलता है। अब जब हम लोग उन मंदिरों को पुनर्जीवन दे रहे हैं, अटल जी की जन्मभूमि को नया स्वरूप दे रहे हैं, हम वहाँ पे सौरीपुर जो जैन तीर्थ स्थान है एक नए स्वरूप में डेवलप करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ गुणात्मक रूप से पर्यटकों की संख्या वहाँ बढ़ेगी और निश्चित रूप से हमें पर्यटकों के आवागमन से आगरा को भी लाभ मिलेगा। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इससे पहले एक डिबेट में जब बैठा था तब एक विषय आया था कि ताज के आसपास 500 मीटर की परिधि में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में बंदी का, कॉमर्शियल एक्टिविटी तत्काल बंद कराने का नोटिस मिल चुका था। 17 तारीख शायद उसमें तय थी कि उस तक उसको अंतिम रूप से करना है। लेकिन प्रदेश सरकार से हम लोग यहाँ चर्चा हुई, प्रदेश सरकार से समय दिलाया गया, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कराई गई, चीफ सेक्रेटरी चर्चा कराई गई, हमारे
यहाँ के दिगंबर सिंह धाकरे जी लेके भी टीम गए थे, और परिणाम ये हुआ खाली तो नहीं हुए, खाली नहीं कराए गए, समय दिया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ के व्यापारी समृद्ध हों, व्यापार बढ़े, आमदनी बढ़े, और निश्चित रूप से आप खुशहाल होंगे तभी रेवेन्यू प्रदेश सरकार को मिलने वाला है, तभी रेवेन्यू भारत सरकार को मिलने वाला है। इसमें हम लोग कोई कोताही नहीं करेंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा, संसाधन भी हम जुटाएंगे, और निश्चित रूप से व्यापारियों की, उद्योगपतियों की, इनकी भी चिंता करेंगे, किसान गरीब की भी चिंता करेंगे, लोक कल्याणकारी योजनाएं भी चलाएंगे, लेकिन आपके हितों को कहीं भी सर पीछे नहीं छोड़ने सर का एक देंगे। सवाल था चेक डैम का भी, उस पे भी तो दूसरा विचार है? चेक डैम का जो विषय है, मथुरा से लेकर के गोकुल तक, चूंकि वहाँ बाटल इसका एक मानक होता है जहाँ क्रूज चलाया जाता है, तो इस जो बैराज मथुरा का बना है उस पर हम लोग 14 किलोमीटर का क्रूज चलाने जा रहे हैं। ये सुविधा वहाँ है, लेकिन आगे की जो परियोजना भारत सरकार बना रही है, प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के, कि गंगा और यमुना इन नदियों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जल परिवहन के माध्यम से इसका इस्तेमाल हो, उन परियोजनाओं में सबसे पहले आवश्यक है कि वो मानक पूरा हो, जिसमें जल की गहराई का मानक पूरा हो सकेगा। उस व्यवस्था के तहत पूरा सर्वे का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ इसको सर्वे के आधार पर औचित्यपूर्ण पा जाएगा, वहाँ वो संसाधन जुटाने का काम, उपलब्ध कराने का काम सरकार करेगी। ये परियोजना लगातार सर्वे में, इसका लगातार इस पर काम चल रहा है, गंगा जी पर भी और यमुना जी पर भी। सर जल्दी से कुछ सवाल और ले लेते हैं, छोटे छोटे जल्दी से सवाल। बंदरों के लिए निश्चित रूप से आप मान नहीं सकते, बंदर हमारी धार्मिकता से भी जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन बंदरों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए एक काना वन बनाने पर सरकार विचार कर रही है। काना मनीष वन मनीष छोड़ा जाए। उधर कुछ लोग पूछें, जल्दी जल्दी छोटे छोटे रखिएगा प्लीज अपने सवाल, नमस्कार फिर बाकी मंत्री लोगों को महोदय, मौका आ जाएगा, फिर मेरा हम नाम आगे कपिल जैन चर्चा को है। बढ़ाएंगे। मैं पिछले 32 साल से ट्रैवल ट्रेड से जुड़ा हुआ हूँ। यूपी टूरिज्म ने बहुत अच्छा काम पिछले विगत वर्षों में किया है। मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, छोटे छोटे सुझाव जरूर दूंगा। अगर हम मथुरा की होली को, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस साल जो होली आएगी मार्च 23 में, 12,000 से ज़्यादा विदेशी सैलानी जयपुर में होली सेलिब्रेट करेंगे। हमारा अपना त्यौहार, हमारे अपने ब्रज से उपजा हुआ निकला हुआ त्यौहार, और सैलानी जयपुर में सेलिब्रेट करते हैं। क्या हम लाडली जी की गली जो है जहाँ पर मेन वृंदावन की होली होती है, क्या हम उस पर विदेशी टूरिस्ट को, हमको आपसे सिर्फ एक छोटी चीज़ चाहिए, हमारे विदेशी टूरिस्ट को सुरक्षा दे दीजिए। बस वो जो भीड़ है हमको सुरक्षा दे दीजिए, टूरिस्ट हम ले आएंगे। तो उस लाइन हमारी जिम्मेदारी है। मथुरा वृंदावन को काशी कॉरिडोर के पैटर्न पे बहुत जल्दी हम लोग डिप करने जा रहे हैं। इतना भव्य और दिव्य दिखाई पड़ेगा, अलौकिक दिखाई पड़ेगा, न किसी की सुरक्षा को कोई खतरा होगा, न आवागमन में कोई बाधा होगी, और जो बंदरों वाली समस्या उसका भी उसी से समाधान हो जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं बहुत शीघ्र आपके सामने और देखिए आने वाली भव्य हैं। और दिव्य होली तो आजकल हो ही रही है अब, क्योंकि जब से योगी जी यहाँ आते हैं होली के मौके पर तो अब बढ़ रही है। जल्दी से सर, फिर मैम का कोई सवाल है। नमस्कार जी मंत्री जी, मेरा नाम रंजीव कोचर है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। हम लोग जब विदेश जाते हैं तो हम अपने वहाँ के पर्यटकों को बोलते हैं कि आप इंडिया आइए, इंडिया आइए। उनका पहला सवाल होता है ताजमहल देखना है। तो ताजमहल में जब भी 15 या 20 हज़ार पर्यटक आ जाते हैं, यहाँ की व्यवस्था चरमरा जाती है, उनको एंट्री नहीं मिलती, वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उसके लिए आप कोई समाधान सोच सकते हैं उसके बारे में? बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। देखिए, अब तक ज़्यादातर स्थितियाँ ये रही हैं कि दिल्ली से पर्यटन के लिए आता है विदेशी पर्यटक, आगरा होते हुए ताजमहल को देखते हुए सीधा राजस्थान को टर्न कर जाता है। इसी चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने नई व्यवस्था प्लान करी है। 31 किले, क्योंकि विदेशी मेहमान किलों में ठहरना बहुत पसंद करते हैं, तो बुंदेलखंड के जो कनेक्टिविटी हम लोगों ने एक्सप्रेस वे से दे दी है, तो 31 किले हम लोगों ने हेरिटेज वाले चिन्हित किए हैं, जिनको विदेशियों के ठहरने के उपयुक्त बनाने के लिए डेवलप करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी काम चलेगा। पर्यटक दिल्ली से आएगा, ताजमहल देखेगा, और जब तक कोई पर्यटक 1-2 दिन रुकेगा नहीं, यहाँ के आसपास और पर्यटन के स्थल नहीं घूमेगा, तब तक आपका राजस्व मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि आगरा के आसपास भी पर्यटन के रूप में, चाहे मथुरा वृंदावन के रूप में, बुंदेलखंड के किलों के रूप में, अन्य जो आसपास के स्थल हैं, फिरोजाबाद में कुछ हम पर्यटन केंद्र डेवलप कर रहे हैं, मैनपुरी में भी कर रहे हैं, ब्रज क्षेत्र के तमाम जिलों में भिन्न भिन्न आकर्षक केंद्र पर्यटक के रूप में डेवलप कर रहे हैं, ताकि
आगरा में होटल में भी रुके, 2 दिन रुके तो वहाँ कारोबार भी करे, खरीदारी भी करे, ताकि आगरा के लोगों को व्यापार भी बढ़े और निश्चित रूप से पर्यटन का जो जिस तरह का आकर्षण राजस्थान में किलों के माध्यम से बना हुआ है वो यूपी की ओर टर्न हो, ये हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, एक अच्छा संवाद चल रहा है। मैम जल्दी से सवाल पूछिएगा, फिर हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। छोटा सर, रखिएगा सवाल। मैं सोनी त्रिपाठी, महिला उत्पीड़न प्रतिषेध समिति की सदस्य, सेंट्रल जेल आगरा। सर, मैं इसी विषय पर ही बात करना चाहती थी कि हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि आगरा में इतने सारे पर्यटन स्थल हैं, हम वहाँ पर सारा टूरिस्ट पहुँचे, लेकिन सर मैं देखती हूँ कई बार कि दिल्ली लॉबी की जिस तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं कि टूरिस्ट आगरा तक यहाँ स्टे कर ही नहीं पाता है। जो रेल व्यवस्थाएं हैं या लोकल जो ट्रेवल्स हैं, वहाँ जिस तरीके से जो झोल झाल चल रहा है, मैं सर उसके लिए कहना चाहूँगी कि वहाँ आपका सारा जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ होना चाहिए। जल्दी से पूछे। एक सेकंड में इनका खत्म करते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश उद्योग पर्यटन नीति पहली बार आदरणीय योगी जी ने 2018 लागू करी थी। आप लोगों के तमाम सुझाव, तमाम स्टेट होल्डर्स के सुझाव थे, तमाम योजनाएं उसमें जोड़ी गई। हम पर्यटन नीति 2022 लाने जा रहे हैं इसी महीने के लास्ट तक, और वो नई पर्यटन नीति इतने आकर्षक होगी कि इससे हम लोगों का निवेश भी आएगा, हम लोग पर्यटन उद्योग के रूप में तमाम सुविधाएं भी देंगे और उत्तर प्रदेश को आकर्षण का पर्यटन के रूप में केंद्र भी बनाएंगे। इसमें आपकी समस्या का समाधान भी समाहित होगा। आदरणीय मंत्री जी, बंटी ग्रोवर मेरा नाम है। जैसे सबको पता है कि आगरा ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन आपकी मैं जानकारी में जाऊंगा, आगरा ऐतिहासिक के साथ धार्मिक नगरी भी है, जहां 4 कोने पर 4 शिवालय है, 2 बीच में रावली और मनकामेश्वरनाथ मंदिर है। इसके अलावा 4 गुरु साहब आगरा में ही आए, पहले गुरु नानक देव जी, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, गुरु तेग बहादुर जी, जिनका की गिरफ्तारी स्थल भी आगरा ही है। यहाँ से गिरफ्तार करके इन्हें दिल्ली चांदनी चौक गुरुद्वारा दिए लेके गए थे, जहाँ उनकी शहादत हुई। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि हाथीघाट गुरुद्वारा है। पिछले कार्यकाल में महाराज जी ने अनाउंस किया था यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के नाम से म्यूजियम बनाने की, बाकायदा अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं बढ़ा। इसके अलावा और भी कार्य है, तो क्या पुरातत्व धार्मिक रूप से हम क्या कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं जानकारी चाहूँगा। हम निश्चित रूप से जो भी कभी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे हम नहीं बनाते, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के लिए पर्यटन सुविधाएं देने का काम करते हैं। अगर हम लोग गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद बना रहे होते तो अयोध्या का राम मंदिर भी ट्रस्ट थोड़ी बना रहा होता, उसमें प्रदेश सरकार कोई काम नहीं करती। लेकिन जो भी आपके ऐतिहासिक स्थल, आध्यात्मिक स्थल, धार्मिक स्थल हैं जो पर्यटन के रूप में विकसित किए जा सकते हैं, जो आकर्षण का केंद्र बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर्यटन सुविधाएं वो सारी देने का काम करते हैं। हम निश्चित रूप से आपकी तमाम योजनाएं, अभी शिव मंदिर का आदरणीय हमारे प्रांत प्रचारक जी डॉक्टर हरीश रोहताला जी ने एक शिव मंदिर का पर्यटन विकास के लिए प्रस्ताव दिया है, उस पर हम काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बन रहा है। आप भी कोई प्रयोग देंगे निश्चित रूप से उपयुक्त होगा। तो जिला संस्कृति और पर्यटन परिषद हमने गठित कर दी हर जिले में, जिसके चेयरमैन जिलाधिकारी हैं। आप जिलाधिकारी को दीजिएगा, यहाँ की संस्तुति आएगी, आपके प्रस्ताव पर सहर्ष रूप से हम धन आवंटन करके स्वीकृत करने का काम बहुत अच्छी बात है, ये संवाद हो रहा है। एक छोटा आखिरी सवाल है, जल्दी से फिर हम चर्चा जल्दी। मंत्री जी, आपसे वो कहेंगे जैसे कोरोना काल पहले इंसानों के लिए आया था, उसी तरह मैं राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत से राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस तरह से गाय के ऊपर अपनी सरकार बनी, लेकिन आज गाय इतनी मर रही हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कोरोना काल है, रोजाना हजारों की तादाद में गाय उत्तर प्रदेश में मर रही है। चलिए, अभी आखिरी सवाल था, आप जल्दी से जवाब। गाय के एक इशू है, क्योंकि देखिए आवारा पशु गाय के लिए सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं, प्रतिदिन प्रति गाय को 30 रुपया चारा के लिए, देख रेख के लिए, संरक्षण के लिए देने का संस्थाओं को। आप पालना चाहते हैं, आप प्रयास करिए ना, आप पालिए। 900 रुपया प्रति महीना प्रति गाय के हिसाब से हम सरकार से अनुदान देंगे आपको। चलिए, लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत सारे देखिए व्यापारियों ने ही आपसे सवाल किए, चूंकि आप पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है उसको भी पूरा करने के में पर्यटन विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। उस क्षेत्र में आप काम भी कर रहे हैं। वाला है, आगे बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो ये जो व्यापारियों का सवाल था, ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी उपयुक्त साबित होने वाला। तो आगरा के व्यापारियों को जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मन से क्या वादा करने वाले हैं, क्या भरोसा दिलाने वाले हैं? व्यापारियों को उनका व्यापार बढ़े, वो समृद्धशाली हों, आगरा विकास करे। इसके लिए जब पर्यटन आगे बढ़ेगा तो व्यापारियों का हित तो पर्यटन का हित साथ साथ जुड़ के चलेगा। हम पर्यटन को आगे बढ़ाएंगे, व्यापारियों का हित स्वयं संरक्षित रहेगा, स्वयं आगे बढ़ेगा, राजस्व बढ़ेगा। हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को भी प्राप्त करेंगे, उसमें पर्यटन का बड़ा हिस्सा बनेंगे हम लोग, पर्यटन के माध्यम से राजस्व अर्जित करने का। और इस राजस्व के हिस्से में आगरा के व्यापारियों को
हम हर तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। सर आखिरी एक दो छोटे छोटे सवाल, अब पर्यटन से जुड़ा है, जैसे फिरोजाबाद में भी आपने, क्योंकि आप फिरोजाबाद से आते हैं, आपने वहाँ भी कई सारे पर्यटन के लिए इंतजाम करने की बात की है। मैनपुरी में भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं मेरे पास यहाँ पर, ओछा, चैन ऋषि, आश्रम, पक्षी विहार, लेकिन अभी वहाँ के जो लोग हैं वो मानते कि उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा है। अगर तेजी से काम हो जाए तो यहाँ बहुत जल्दी सैलानी मैनपुरी में भी दिखेगा और फिरोजाबाद में भी दिखेगा। सरकार को बने 6 महीने हुए हैं। हाँ। प्रोजेक्ट को स्वीकार करके आने में, कार्यदायी संस्था काम शुरू करने में, टेंडर लगने में और जमीन पर काम पहुंचने में कुछ वक्त लगता है। हाँ। स्वीकृतियां हो चुकी हैं, हाँ। विभाग तय हो चुके हैं, टेंडर प्रक्रिया में तमाम स्वीकृतियां जारी होने वाली हैं, लेकिन अगले 6 महीने में जमीन पर, धरातल पर काम दिखाई होते हुए चलिए दिखाई सर, पड़ेगा। आखिरी सवाल, चर्चा यहीं खत्म कर रहे हैं। सवाल ये आपके फिरोजाबाद से जुड़ा, क्योंकि आप जिस जिले से आते हैं वहाँ और मुलायम सिंह जी के समधी हरिओम यादव, बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, अब तालमेल है? बहुत अच्छा दोस्ती है। अच्छा, तालमेल। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष हमारी पुत्र वधू को बनाने में अपने परिवार के 2 वोट हमें देने का काम किया था। हमने अपनी सीट छोड़ के, सिरसागंज जो मेरी लगातार सीट रहती थी उसको छोड़ के हरिओम जी को वहाँ से लाने का काम किया है। हार क्यों अच्छा गए सर तालमेल वो है। फिर? वो हारना जीतना विषय अलग है, परिणाम तो जनता तय करती है, लेकिन निश्चित रूप से हमारा उनका सामंजस्य तो तालमेल है, कोई दिक्कत नहीं। पार्टी में दोनों लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से ईडी पूछताछ कर रही है, उनको रिमांड पर ले रही है, बड़ा रिएक्शन है जो सब दूसरे दलों में। देखिए, ईडी या जो भी जांच है, ईडी हो, सीबीआई हो, जो भी हो, या पुलिस की जो अपना, उनका अपना एक कानूनन हक है, कानूनी तरीके से अपना काम कर रहे हैं, कोई उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इतना जरूर है कि जो गुंडई, लफंगई और राजनीतिक दबाव से पूर्वांचल में माफिया राज स्थापित था, उसको खंडित करते हुए आदरणीय योगी जी ने पूरे प्रदेश को संदेश दे देने का काम किया है कि कितनी बड़ी पहुंच वाला राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, लेकिन गुंडई, लफंगई, माफियागिरी करेगा, किसी भी कीमत पर उसको बख्शने का काम प्रदेश सरकार अयोध्या नहीं में करेगी। आपने दीपावली बनाई, अब देव दिवाली बनाने जा रहे हैं बनारस में, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि आध्यात्मिक रूप से और भारत की संस्कृति को पुनरुत्थान का वक्त है। भारत की कल्चर और किसी देश की को आगे बढ़ाना है तो उसकी संस्कृति, मूल संस्कृति से जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं, और किसी देश की संस्कृति को नष्ट करके उतना ही उस देश को पीछे खदेड़ने का काम कर सकते हैं। हम अपनी संस्कृति को पुनरुद्धारित कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और ये समझता हूँ कि ये गौरव का विषय है पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं अयोध्या में, कल पुनः 10 लाख दीप प्रज्वलित करके वाराणसी में भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम देव दीपावली मना करके देने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को, पूरे देशवासियों को, जो राष्ट्रभक्त हैं, उनको इससे ज़्यादा गौरव का क्षण और अपनी संस्कृति के लिए समर्पण का क्षण नहीं हो सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय